एडीएचडी एक ऐसी समस्या है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है और इसे समझने के लिए आज आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ऐसे एक्सपीरियंस 3 बच्चों के साथ में जिन्हें एडीएचडी था और जिनके साथ में काम करने पर उनमें मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखी। कुछ केसेस जो मेडिसिन पर थे या कुछ केसेस का मेडिसिन पर क्या असर हुआ और थेरेपिस्ट का क्या असर रहता है, इस विषय में आज की वीडियो में बात करेंगे। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज बात करूंगी एडीएचडी बच्चों के बारे में। एडीएचडी बच्चों के साथ में मेरा जो कुछ एक्सपीरियंस है, बहुत से बच्चे हैं जो एडीएचडी बच्चे मेरे पास आए, उनके साथ काम करते हुए मैंने क्या उनकी डिफ़िकल्टीज़ देखी और मैंने किस एरियाज़ पर ज़्यादा काम किया, क्या उनके इम्प्रूवमेंट्स का लेवल था या उनके क्या बिहेवियर इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। आज इसी विषय में बात करूँगी। अगर आपका बच्चा एडीएचडी है, तो आपको उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ताकि हम अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल के लिए प्रिपेयर कर सकें, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझें और उन पर काम करें। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मेरे पास जब मैंने अपना सेंटर स्टार्ट किया था, तब मेरे पास एक बच्चा आता था सहजदीप। सहजदीप बहुत ही हाइपर बच्चा था। जब भी वो आता था, मैं उसको काम करवाने जैसे ही मैं उसके साथ बैठती थी, तो वो हर चीज़ को नीचे गिराता था। ऐसा जैसे कि वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, जैसे उससे हो गया है, और वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी करता था कि उसने चीज़ को गिराया। उसने मेरी तरफ थोड़ा डर के देखा, जैसे मैं उसे डाँटूँगी या मैं उसे कुछ कहूँगी। अक्सर बच्चे ये बिहेवियर इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो देखते हैं सामने उन्हें डाँट पड़ती है या उन्हें कोई कुछ कहता है, उन्हें मारता है, तब बच्चों का ये जो सहम जाने का बिहेवियर है, ये बच्चों में आना शुरू हो जाता है, जो हमें नहीं करना है। मैं एक चीज़ करती थी कि वो चीज़ें गिराता था, तो मैं कहती थी उसे उठाओ, और मैं उसे आराम से कहती थी, प्यार से कहती थी। उस वजह से मैंने देखा कि विदिन 15 टू 20 डेज़ उसने चीज़ें नीचे गिराना बंद कर दिया। दूसरा जो एक प्रॉब्लम था, वो लगातार बोलता बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा बोलते रहना, कुछ न कुछ बोलते रहना, जैसे कि जो हनी सिंह के सॉन्ग वो बोलता था, ऐसी बहुत सी चीज़ें वो बोलता रहता था। लिखने पढ़ने में, स्पेशली लिखने में उसको बहुत दिक्कत थी, क्योंकि एडीएचडी बच्चों का कंसंट्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और लिखने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। ऐसे में बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सस्टेन्ड अटेंशन में बहुत प्रॉब्लम है उनको। किसी भी चीज़ को लगातार लिखते जाना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। सहज को सस्टेन्ड अटेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने उसे ऐसी एक्टिविटीज़ दी जिससे वो करना चाहता था। प्ले वे में उसको एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस की जो उसे पसंद थी। धीरे-धीरे मैंने देखा कि उसका अटेंशन स्पैन बढ़ने लगा और उसकी सिटिंग अच्छी हो गई। ऐसे में मैं उसे ट्रेसिंग की एक्टिविटीज़ देती थी, उसे मल्टी सेंसरी चीज़ों के साथ में उसको रिटन पर उसके काम करती थी मैं, कि उसे सैंड दिया, राइस या सॉल्ट देना, ये सब चीज़ों से वो सीखा। उसका लिखने में इंटरेस्ट बना, क्योंकि जब आपका बच्चा लिखना नहीं चाहता है, फॉर्मेशन उसने सैंड के अंदर ही सीखी, क्योंकि उसे सैंड पसंद थी। काइनेस्थेटिक सैंड मैं लेती थी और उस काइनेस्थेटिक सैंड के साथ में उसका लिखने में इंटरेस्ट बनने लगा। मैं उसे क्ले देती थी खेलने के लिए, वो क्ले के साथ भी खेलता था। क्ले के साथ में वो लेटर्स को, नंबर्स को फॉर्मेशन करना वो सीख गया। फिर धीरे-धीरे मैंने उसे वो चीज़ें नोटबुक में इंट्रोड्यूस की। पहले उसकी प्री राइटिंग पर उसको सिंपल ट्रेसिंग देना, फिर उसके बाद उसे नंबर्स, लेटर्स कर इस तरह से देना। मैंने देखा कि वो डे बाय डे इम्प्रूव होने लगा, उसका बोलने का बिहेवियर। कई बार तो वो उसके पेरेंट्स मुझे बताते थे कि 30 मिनट्स का जो एक सीरियल है, वो पूरा का पूरा वो बोल देता है। बच्चों में एकोलेलिया या कहूँ कि जो वर्बल स्ट्रीमिंग है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे हमारी बात को सुनते नहीं। वो सुनता नहीं था मैं क्या बोल रही हूँ। धीरे-धीरे जब मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगी है, वो देखने लगा है, वो मेरी बातों को समझने लगा है और आंसर करने लगा है। 6 मंथ्स में ही मैंने उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट्स देखी। वह हमारी बातों को सुनने लगा, समझने लगा और समझकर बोलने लगा, और उसमें एकोलेलिया के इश्यूज़ भी कम होने लगे। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। ऐसे 8 महीने के बीच में बच्चे में इतनी इम्प्रूवमेंट आई कि उसकी ग्रैंडमदर ने मुझे बताया कि बच्चा अब जाकर मार्केट से चीज़ें लाने लगा है, अपने आप लेकर आ जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि एक एडीएचडी बच्चा जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, उसने घर से चीज़ें लाना, मतलब मार्केट से जाकर खुद परचेजिंग करना और लेकर आना। उस टाइम पर वो सिर्फ 9 ईयर्स तक का ही होगा, और ये एक बड़ी बात थी कि साइकिल पर जाता था, वो अपने आप जो सामान उसे बोला जाता था वो उसे लेकर आता था। ये एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट स्किल है। बच्चों को शॉपिंग सिखाते हैं और वो बहुत जल्दी सीख गया ये चीज़ें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। जब ये एक थिंकिंग आ जाती है हमारे मन में कि हमारे बच्चे पूरे नॉर्मल होने चाहिए, कुछ ना कुछ भी इश्यू नहीं होना चाहिए, 1% भी उसका बिहेवियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो न्यूरोटिपिकल
जिसे हम कहते हैं कि हम चीज़ों को खुद भी, दूसरों की बात करते हैं, हम खुद भी चीज़ों को ब्लैक या वाइट इस तरह से देखते हैं, या तो एक चीज़ बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है। एक बच्चा या तो नॉर्मल है या पूरी तरह से वो एबनॉर्मल है, उसके बीच की कैटेगरी हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम कुछ एक बिहेवियर्स को नज़रअंदाज ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सहजदीप के पेरेंट्स के साथ में। उन्होंने ये चीज़ें, बच्चे की इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा देखी, बच्चे ने लिखना पढ़ना स्टार्ट किया। स्टिल उन्हें ये था कि उनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करे। इस वजह से उन्होंने उसे होम्योपैथिक मेडिसिन देनी शुरू की। होम्योपैथी के बाद ये हुआ कि बच्चे में सीज़र की प्रॉब्लम आई और बच्चा एकदम से रिग्रेस हुआ। मेडिसिन हम कोई भी देते हैं, लोग कहते हैं कि होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हर एक चीज़, हर एक मेडिसिन जो आप बच्चे को दे रही हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, लेकिन कुछ में बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ में बहुत कम। लेकिन इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेडिसिन अगर बच्चे को दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दें। कोई भी मेडिसिन कितना ज़्यादा बच्चे पर असर डाल सकती है, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब मेडिसिन बच्चे को दें तो हम कोशिश करें कि मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपका बच्चा इतना ज़्यादा वो एबल हो चुका है, वो चीज़ें समझने लगा है, वो मार्केट जाके चीज़ें लाने लगा है, तो जो हाइपर एक्टिविटी है वो एज के साथ ही कम होती है। आफ्टर 12-13 ईयर्स बच्चे थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ एक बिहेवियर्स रह भी जाते हैं 5 to 10%, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वो चीज़ें नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं। अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। एक सेकंड केस था मेरे पास, जो बच्चा मेरे पास आया था, अबाउट 13 to 14 ईयर्स का वो बच्चा था। या मैं ये अगेन कहना चाहूँगी, बच्चा चाहे आपका ऑटिज़्म है, उसको या एडीएचडी है, जितनी जल्दी आप बच्चे के साथ काम शुरू करते हैं, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कई बार एडीएचडी का पता नहीं चलता, या कई बार बच्चे, तब भी पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे को इश्यूज हैं, स्टिल उसे स्कूल में भेजते हैं। ऐसा ही कुछ था जसप्रीत के साथ में। जसप्रीत राजस्थान से मेरे पास आया था। तो वो जब बच्चा आया तो उनके लगातार मुझे कॉल्स भी आते थे कि मैडम मुझे आप पर बहुत उम्मीद है, मैं बीमार रहता हूँ, स्टिल मैंने अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को भेजा है कि आप उसे सिखाएं। तो मैं, जब फर्स्ट मीटिंग थी मेरी उसकी मदर के साथ, उन्होंने मुझे जब बात की मेरे साथ, तो मैंने बोला ठीक है मैं बच्चे को सिखा दूँगी। तो उन्होंने बोला इसके बहुत बिहेवियर्स हैं मैडम, बहुत हाइपर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूँ और आप बस बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे जाते वक्त एक टैबलेट दी और उन्होंने बोला कि ये टैबलेट ले लीजिए। मैंने बोला ये किस चीज़ की है? तो उन्होंने बोला कि ताकि ये आराम से बैठा रहे, ये कुछ सीखे। तो मैंने बोला कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेडिसिन में बिलीव नहीं करती। तो उन्होंने बोला कि मेडिसिन के बिना ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा मैडम। मैंने कहा अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं देख लूँगी, आप मेडिसिन ऊपर रख दीजिए। उन्होंने मेडिसिन जिस जगह पर रखी वो मेडिसिन वहीं रही। क्योंकि मुझे मेडिसिन से ज़्यादा भरोसा था थेरेपिस्ट पर, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों के लिए जो थेरेपिस्ट वर्क करती हैं वो मेडिसिन वर्क नहीं करती हैं। उसके बाद उसके फादर एकदम सीरियस हुए और उसे जाना पड़ा। चीज़ें जो हैं, आप मेडिसिन को अगर सॉल्यूशन मानते हैं, बच्चे ने काफ़ी टाइम तक सीखा मेरे पास, वो भी 4-5 महीने रहा। उसके बाद उसके फादर की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसकी मदर को वापस जाना पड़ा। अब बात ये आती है कि हम मेडिसिन को ही अकेला सहारा क्यों मान लेते हैं? क्यों हम सिर्फ मेडिसिन पर ही अपने बच्चे को छोड़ देते हैं? स्कूल में हम भेजते हैं तो मेडिसिन दे कर के बच्चा वहाँ शांत होकर बैठा रहे। कहीं न कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने बच्चे की हेल्थ के साथ में। क्योंकि आज जो चीज़ हम दे रहे हैं कि वो स्कूल में सीखे, हमारा बच्चा स्कूल में बैठा रहे, कोई कंप्लेन ना उसकी आए, इस वजह से हम उसे मेडिसिन दे रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि इसका मतलब यह है कि हमारे लिए हमारे बच्चे से स्कूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कूलिंग जो है वो बाद में भी होगी, लेकिन अगर आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है तो घर पर उसकी सिटिंग पर काम कीजिए, उसे सेंसरी इनपुट दीजिए, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, उसके उन इश्यूज़ को समझिए जो उसको प्रॉब्लम दे रही हैं। इसके साथ उसके सोशल बिहेवियर्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडीएचडी बच्चे अक्सर सुनते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी होते हैं। किसी चीज़ की ज़िद ले ली कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करना। तो एक एज मैटर बहुत ज़्यादा करती है, एक आप बच्चे के साथ में किस तरह से डील कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप बच्चे के साथ में सही से डील कर रहे हैं, उसकी मुश्किलों को समझ रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ में खड़े हैं,
तो बच्चे में इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर आपको पता है कि आपके बच्चे में एडीएचडी के थोड़े भी सिम्टम्स हैं, तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए, उसे लगातार स्कूल मत भेजिए, क्योंकि ये सिम्टम्स अपने आप से कभी भी कम नहीं होंगे। इसके लिए कोई मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। ज़रूरी है उसके साथ में आपको घर पर ही उसको सिखाना, उसके सोशल बिहेवियर्स पे काम करना। उसके लिए आप सोशल स्टोरीज़ की हेल्प ले सकते हैं। उसे एक विजुअल शेड्यूल दीजिए, प्रेडिक्टेबिलिटी दीजिए, ताकि आपके बच्चे की को समझ आए कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि प्लानिंग को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर या फिर मेमोरी को लेकर उनके इश्यूज होते हैं। वर्किंग मेमोरी की अगर मैं बात करूँ, सस्टेन्ड अटेंशन को लेकर इश्यूज होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान देकर बच्चे को करवाते हैं, तो उससे बच्चे इंप्रूव होते हैं बिना मेडिसिन के। बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को सही से समझें। अगर हम मेडिसिन को ही एक सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो वो एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि मेडिसिन आपको एक सपोर्ट थोड़ा देती है कि बच्चा आपका शांत बैठता है, लेकिन उसके कई बार बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप नेचुरल वेज़ में ही बच्चे के एडीएचडी के सिम्पटम्स को ट्रीट कीजिए और घर पर ही उसके साथ काम करें, क्योंकि जब आप खुद घर पर बच्चे के साथ में काम करते हैं, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है थेरेपीज़ के। उसके साथ में आपके बच्चे का ग्राफ ऊपर ही जाएगा, लेकिन मेडिसिन के साथ हो सकता है कि आपके बच्चे का ग्राफ नीचे जाए, क्योंकि बच्चे सेडेशन जब बच्चों को मिलता है, बच्चे एक जगह पर स्टिल होकर वहीं बैठ जाते हैं, उनका ब्रेन आगे लर्न नहीं कर पाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को एक अनकॉन्शियस जो सिचुएशन बच्चे की बन जाती है, उससे बच्चा अपनी चीज़ों को सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता टीचर्स क्या कह रही हैं, उस वजह से वो अकेला बैठा एक बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो बिल्कुल ही एब्सेंट माइंडेड है। सिर्फ सिटिंग देना ही बच्चे का काफ़ी नहीं, बच्चे का वहाँ पर सीखना ज़रूरी है। क्या आपका बच्चा वहाँ पर सीख कर आ रहा है? स्कूल में उसने क्या सीखा? वो चीज़ें देखिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। हम स्कूल बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में सीख कर आए। अगर आपका बच्चा स्कूल से कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस का लेवल ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहा है, उसकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और बिहेवियर इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ज़रूरत है उसके साथ में थेरेपीज़ की, उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर काम करने की और साथ ही उसकी मुश्किलों को समझने की, क्योंकि उसको स्पेशल वे में सिखाना, जिसे हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। अगेन एडीएचडी में बच्चों का लेवल अलग-अलग हो सकता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख कर जाते हैं। मैंने देखा है कि एएससी के मुकाबले में कंपैरेटिवली और एडीएचडी बच्चे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वर्बल होते हैं। स्टार्टिंग में शायद बच्चों को बोलने को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लिखने को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अगर हम बच्चों को एक सही वे में टीच करते हैं, मल्टी सेंसी टेक्निक्स के साथ में बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो मेरे पास फूल फतेह एक थर्ड एग्जाम्पल है, जो बच्चा मेरे पास आया था, तो वो फ़ोन को छोड़ना ही नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं फ़ोन को छोड़ना चाहता था और इस वजह से पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। अगर आपने मेरा वर्चुअल ऑटिज़्म का वीडियो देखा नहीं है, तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें जिस बच्चे के साथ मैं काम कर रही हूँ, वो फ़तेह है। ये जो पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, ये फ़तेह की पिक्चर्स हैं, जो जिसके पेरेंट्स मेरे पास एडीएचडी की कंप्लेन लेकर आए थे कि बच्चे को एडीएचडी है, लेकिन एक्चुअली उसे वर्चुअल ऑटिज़्म और हाइपर एक्टिविटी थी। बच्चे के बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज़ थे। बच्चा फ़ोन को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता था, देखता बिल्कुल नहीं था और बोलता भी नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने देखा उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आने लगी। उसने बोलना शुरू किया, लिखना पढ़ना शुरू किया और उसके बिहेवियर इश्यूज़ भी काफ़ी कम हुए। आज वह नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। उसने फ़ोन को बिल्कुल छोड़ दिया, फ़ोन को देखना ही बंद कर दिया। यहाँ थेरेपिस्ट के साथ में उसने काफ़ी चीज़ें सीखी, उसे वो हर एक चीज़ बताने लग गया, एक्सप्रेसिव हो गया। आज वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अगर बच्चा आपका एज उसकी कम है, 5 ईयर्स से कम है, तो बच्चे में रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा पॉसिबल होते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 8, 10, 12 साल का हो चुका है, तब भी हमें काम करने की ज़रूरत उसके साथ है, उसे सिखाने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट्स तो आती हैं, लेकिन उतनी नहीं आ पाती जितनी आपका बच्चा जब छोटा होता है तब। तो प्लास्टिसिटी जो है ब्रेन की, हमारे बच्चों के ब्रेन की प्लास्टिसिटी पर निर्भर होता है कि हमारा बच्चा कितना सीख रहा है। 7 इयर्स तक हमारे बच्चों के ब्रेन की प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कह लो या प्लास्टिसिटी कह लो, जिसे हम अगर साइकोलॉजी की भाषा में बोले तो उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, ताकि उससे बच्चा जल्दी सीखता है। उसमें लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है, बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं। लेकिन एक एज के बाद 7 और 8 इयर्स जब आपका बच्चा क्रॉस कर लेता है, तो ये प्लास्टिसिटी कम होने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा बिल्कुल लर्न नहीं करेगा। ये हमें हिम्मत नहीं हारनी है, उसके साथ काम ज़रूर कीजिए। बच्चे की नो मैटर बच्चे की एज कितनी है, अगर आप बच्चे के साथ में सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें बच्चे के बिहेवियर, सोशल बिहेवियर पर काम करने की। उनकी ज़िद को पूरा ना करें,
जब बच्चे एडीएचडी बच्चों में जिद जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उस जिद को पूरा कभी मत कीजिए, क्योंकि जब आप जिद को पूरा करना शुरू कर देते हैं तो आप बच्चों के गुलाम बन जाते हैं, बच्चों की हर बात को मानना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चे आपको अपने हिसाब से चलाते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के बिहेवियर्स कम हों और हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट्स लाएँ, तो ज़रूरी है कि बच्चे को अपने कंट्रोल में रखें। उसे सही गलत साथ-साथ बताते जाएँ कि ये गलत है, ये सही है। हर बात पर उसे डाँटना या मारना या नो कहना भी गलत है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को कहीं न कहीं डिमोटिवेट कर देती हैं। उन्हें प्रेज़ भी ज़रूर कीजिए। अगर आप उन्हें कहीं कभी डाँट रहे हैं गलत बिहेवियर के लिए, तो अच्छे बिहेवियर के लिए प्रेज़ करना मत भूलिए, क्योंकि यही चीज़ें ही बच्चों को कहीं न कहीं मोटिवेट रखती हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम को कम नहीं होने देती हैं। सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हम कर सकते हैं जब हम घर पर बच्चों के साथ काम करते हैं। स्कूल में आपके बच्चे के साथ में क्या हो रहा है आपको ये नहीं पता, लेकिन हम कम से कम घर पर उस स्थिति को सँभाल सकते हैं। बच्चे को नीचे जाने से, उसे रिग्रेस होने से रोक सकते हैं, उसके बिहेवियर्स को खराब होने से रोक सकते हैं, अगर हम सही से वो करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपको अपने बच्चों को सही से समझने में और उनके साथ घर पर काम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।